डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम सिंपल माइक्रोस्कोप को समझ चुके हैं अच्छे से। मैंने आपको ये भी समझाया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जितनी हम कम लेंगे उतनी ही हमें मैग्नीफाइंग पावर जो है वो ज़्यादा मिलेगी। बट उसकी एक लिमिट है, क्योंकि बहुत कम फोकल लेंथ लेने से कुछ एब्रेशंस उसमें प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो एक लिमिट से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं मिल पाता। तो अगर हमें बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो सिंपल माइक्रोस्कोप अकेला एक नहीं कर पाएगा। तो फिर हम दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए, और तब इस माइक्रोस्कोप को हम कहा करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें दो लेंसेज होते हैं, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन दोनों के नाम हैं ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। इस आईपीस को आईपीस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आँख के पास होता है, या यूँ कहें कि आँख को हम इसके पास रखकर ऑब्जेक्ट को देखते हैं या इमेज को देखते हैं। दूसरा लेंस ऑब्जेक्टिव जो है ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, या यूँ कहें कि ऑब्जेक्ट को इसके कहीं पास में हम रखते हैं। तो इस तरह के दो लेंस होते हैं। इन दोनों ही लेंसेज के अपर्चर जो हैं वो स्मॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बड़ा अपर्चर लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इस लेंस के काफ़ी पास रखा जाता है, और काफ़ी पास रखने से उसकी जो इंटेंसिटी इस पर इंसिडेंट होती है वो इनफ होती है, और इसलिए हमें इसके बहुत बड़े अपर्चर की ज़रूरत नहीं है। इसके अपोजिट जब हम टेलीस्कोप देखेंगे तो टेलीस्कोप में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, और बहुत दूर से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी उस पर जब इंसिडेंट होगी। तो उसका अपर्चर हम ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कम अपर्चर के ही लेंस यूज़ किए जाते हैं। दूसरी बात, इनकी फोकल लेंथ भी कम रखी जाती है। वो हमें भी समझ में आएगा कि फोकल लेंथ को कम रखने से हमें मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा मिलती है, जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी समझा था। तो पहली बात तो ये दोनों ही लेंस स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ के लेंस होते हैं। तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि अपर्चर एंड फोकल लेंथ of two lenses are small। अच्छी बात है भाई। अब इसमें भी बच्चों एक बात ये समझें आप कि ये जो आईपीस होता है ना, ये सेम एज सिंपल माइक्रोस्कोप है। जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में, सेम सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है। इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है उसी तरह से हम लिख सकते हैं इस अकेले लेंस की, सिंपल माइक्रोस्कोप की हमने याद किया था डी/यू, और जब फाइनल इमेज को हम इनफाइनाइट पर बनाते हैं तो ये हो जाती है डी/एफ, और जब हम नियर पॉइंट पर फाइनल इमेज को बनाते हैं तो इसको हम लिखा करते हैं 1 + d/f। और बच्चों, अगर आपको ये बातें अभी नहीं पता हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को छोड़कर आप पिछले वीडियो पर जाएं और वहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप को पहले अच्छे से पढ़कर आएँ, और तब जाकर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप पढ़ें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो ये अकेला आईपीस जो है वो सेम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, पर इसकी हेल्प करने के लिए, मैग्नीफिकेशन को और बढ़ाने के लिए हमने एक और लेंस को यूज़ किया है यहाँ पर, वो है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दोनों की ही फोकल लेंथ कम होती है, पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आईपीस से भी कम होती है, और इसका अपर्चर भी आईपीस से कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव is less than focal length and aperture of eyepiece। eyepiece के कंपैरिजन में इसकी फोकल लेंथ और अपर्चर कम होती है। अब हम ये समझें कि ये काम कैसे करता है। तो बच्चों, इसमें होता क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होगा, इसको ऑब्जेक्टिव के फोकस पॉइंट के थोड़ा सा आगे रखा जाता है। यहाँ पर मैं फोकल लेंथ को भी डिफाइन कर दूँ। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को हमने FO कहा है, आईपीस की फोकल लेंथ को FE। तो ऑब्जेक्टिव से FO डिस्टेंस पर दोनों तरफ इसके फोकस होंगे, और आईपीस से FE डिस्टेंस पर दोनों तरफ इसके फोकस होंगे। तो ऑब्जेक्टिव का जो फोकस है FO, इसके जस्ट आगे यहाँ पर हम हमारा छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है उसको रखेंगे। दिस इज़ ऑब्जेक्ट जिसको हमें बड़ा करके देखना है। अब इसकी इमेज सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव बनाएगा। आप जानते हैं जब हम फोकस के आगे जस्ट रखेंगे, यानी कि हमने F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज जो बनेगी वो 2F और इनफाइनाइट के बीच बनेगी। दूसरी तरफ जैसे ये F है इसका, ये 2F हो गया, तो इस 2F के भी आगे इमेज कहीं पर बनेगी। तो उस इमेज को फाइंड कैसे करेंगे, तो मैं पहले ए की इमेज फाइंड कर लेता हूँ। ए से दो रेज चलाऊँ मैं, एक एक्सिस के पैरेलल। ये पैरेलल जाने वाली जो रे है ये लेंस से गुजरने के बाद इसके फोकस से पास हो जाएगी, इस तरीके से कुछ।
और दूसरी रे हम बना सकते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे जो है वो इस तरह से गुजरेगी, और दोनों लाइट रेज जहाँ मिलेंगी वहाँ पर हमें ए की इमेज मिल जाएगी ए डैश। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर एक्सिस पर तो ये हमें मिल गया बी डैश। तो बच्चों सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता है 2f और इनफाइनाइट के बीच में। इस इमेज के बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टी बनी है, दूसरी बात एनलार्ज्ड भी बनी है, और तीसरी बात ये रियल भी है। सो इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ने कैसी इमेज बनाई है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड भी है। चलिए अच्छी बात है। अब ये जो दोनों लेंसेज हैं, ठीक है, इन दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहा करते हैं ट्यूब लेंथ। दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ। और इस ट्यूब लेंथ को ऐसा अरेंजमेंट होता है कि चेंज किया जा सकता है, इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। तो हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है वो इस लेंस के फोकस के अंदर अंदर आ जाए। अगर देखिए ये जो इमेज बनी ये अगर इसकी फोकल लेंथ के अंदर अंदर नहीं है तो हम इसको इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि ये जो है उसकी फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस लेंस का फोकस पॉइंट यहाँ है और ये जो इमेज है वो इसके अंदर आ गई है। अब इसकी जो इमेज है वो इस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि लाइट रेज सच में मिल रही हैं इसलिए रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये इसकी इमेज थी पर इसके लिए एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। अब ये लेंस जो है इसकी वापस से इमेज बनाता है। आपको याद है सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग, पिछले वीडियो में हमने समझा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? इस लेंस और फोकस के बीच में। तो फिर इसी साइड पर एनलार्ज्ड इमेज और इरेक्ट इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज। तो हम इसकी इमेज ढूंढ लेते हैं। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसकी इमेज में ढूंढ रहा हूँ। तो इस ए डैश की इमेज सबसे पहले मैं ढूंढ लेता हूँ। इसके लिए मुझे दो रेज बनानी चाहिए। एक रे तो मैं इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली बना देता हूँ इस तरह से, और दूसरी रे में बना देता हूँ एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ से एक्सिस के पैरेलल ये रे गई। इस पैरेलल जाने वाली रे को फोकस पॉइंट से पास होना है तो इसका फोकस पॉइंट इस तरफ कहीं पर होगा, तो ये इस पर तरह से उस फोकस पॉइंट से पास होगी। अब ये दोनों रेज इस तरफ तो मिलेंगी नहीं, पर अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं इस तरह से तो ये किसी पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर जरूर हो जाएंगी। और क्योंकि अपीयर होंगी मिलेंगी नहीं इसलिए इस इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो ये ए डैश की वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन जाएगी ए डबल डैश। और इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ एक एक्सिस पर तो हमें बी की इमेज मिल गई बी डबल डैश, है ना, बी डैश की इमेज बी डबल डैश। अब मैं कुछ डिस्टेंसेस को यहाँ पर डिफाइन करूँगा। उससे पहले बच्चों ये भी समझ लें कि ये जो आई पीस ने इमेज बनाई है, फाइनल इमेज जो बनी है, ध्यान दें यहाँ पर तीन चीज़ें हो गई हैं। ये था हमारा ऑब्जेक्ट, फिर इस ऑब्जेक्टिव ने इसकी इमेज बनाई है ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश आई पीस के लिए बन गया है ऑब्जेक्ट, और आई पीस ने इसकी फिर से इमेज बनाई है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो एक्चुअली फाइनल इमेज तो हमारी ये है ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो इसने कैसी इमेज बनाई है? देखो ऑब्जेक्टिव ने तो बनाई थी रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड। अगर कभी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि आई पीस यहाँ पर किस तरह की इमेज बनाता है, तो इमेज ऑफ आई पीस ये किस तरह की इमेज हो जाएगी? सोचिए जरा, इस इमेज पर ये लाइट रेज मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई अपीयर हो रही हैं। तो पहली बात तो ये वर्चुअल इमेज है। तो ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट जिधर था उधर ही इमेज है, तो ये इरेक्ट भी है। तो ये इरेक्ट भी है और साथ में एनलार्ज भी हो गई है, एनलार्ज। तो ये इमेज ऑफ आई पीस है। पर बच्चों अगर इस इमेज की बात हम ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में करें, यानी कि ये बात करें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने फाइनल इमेज कैसी बनाई है, पहले हमने देखा कि ये इमेज इसके रेस्पेक्ट में कैसी है, सॉरी ए डैश बी डैश ए बी के रेस्पेक्ट में कैसी है। फिर हमने देखा कि ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश के रेस्पेक्ट में कैसी है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी है। इस पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने किस तरह की इमेज बनाई है। सो फाइनल इमेज
अगर हमसे पूछा जाए कि कैसी बनाई है फाइनल इमेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आप क्या आंसर देंगे? तो आप आंसर देंगे कि फाइनल इमेज पर जस्ट मिलती हुई अपीयर हो रही है रेज, तो ये एक वर्चुअल इमेज है, और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड भी हो गई है, तो ये इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये एनलार्ज्ड भी है। तो बच्चों डिपेंड करता है कौन सी इमेज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ डिस्टेंसेस डिफाइन करूँ। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज थी, तो ऑब्जेक्टिव से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? ये देखिए, ऑब्जेक्टिव से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, इसको मैं कह दूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर इसने इमेज बनाई यहाँ पर a डैश b डैश, तो इस लेंस से a डैश b डैश की जो डिस्टेंस है इसको मैं कह दूंगा इमेज डिस्टेंस VO, तो VO हो गई हमारे पास। अच्छी बात है। इसी तरह से आईपीस के लिए ये तो था ऑब्जेक्ट और ये थी इमेज, तो हम कह सकते हैं कि आईपीस की डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट से, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस यानी कि यूई। इसी तरह से इमेज कहाँ बनी? यहाँ पर, तो यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी आईपीस से, इसको मैं नाम दूंगा इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस। तो दोनों की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दोनों की इमेज डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं मैग्नीफाइंग पावर पर कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर को कैसे कैलकुलेट करें? m, आपको ध्यान है इसका फॉर्मूला बीटा अपॉन एल्फा। व्हाट इज बीटा, व्हाट इज अल्फा? बीटा होता है फाइनल इमेज के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला एंगल। बच्चों यहाँ पर हमारी आंख जो है वो इस लेंस के काफ़ी पास होती है, इसलिए आंख पर बनने वाला एंगल वही होता है जो आईपीस पर बनने वाला एंगल होता है। तो फाइनल इमेज देखें, ये रही फाइनल इमेज हमारी a डबल डैश b डबल डैश, और ये इस आंख पर यानी कि इस लेंस पर जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज बीटा, ठीक है। चलिए इस बीटा को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये इमेजेस बहुत ही छोटी छोटी हैं, तो ये बहुत ही छोटे छोटे एंगल यहाँ पर बना रही हैं, है ना, और बहुत छोटे छोटे एंगल्स बना रही हैं, तो हम बीटा को ऑलमोस्ट 10 बीटा कह सकते हैं। तो बीटा को हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 बीटा। इसी तरह से अल्फा जो होता है, अल्फा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। तो मैं इनको इस तरह से 10 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब 10 बीटा अगर मैं लिखूँ इस ट्राइंगल से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a डैश b डैश अपॉन ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है ue, तो इसको मैं लिख दूंगा a डैश b डैश अपॉन ue डिवाइडेड बाई 10 अल्फा। अल्फा क्या है? कई बार मैंने आपको समझाया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है AB, ये ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम अल्फा कहते हैं, पर कब? जब ये नियर पॉइंट पर हो, यानी कि D डिस्टेंस पर, वेयर D इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ से हम अल्फा यानी कि 10 अल्फा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दैट विल बी AB अपॉन D। तो ये हो गया हमारे पास AB अपॉन D। अब यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, इसको हम रीअरेंज करके अगर लिखें तो m इक्वल्स टू, इसको लिखा जा सकता है a डैश b डैश अपॉन AB और इंटू D बाई UE, ठीक है। इसको अगर गौर से देखें आप, तो a डैश b डैश अपॉन AB, पहले मैं इसकी बात करूं, a डैश b डैश क्या था? ये था a डैश b डैश, और AB क्या था? ये था AB। ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव की इमेज और ऑब्जेक्ट हैं। तो a डैश b डैश तो है इमेज साइज, ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज साइज और ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट साइज। तो a डैश b डैश अपॉन AB, तो ये एक्चुअली हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हम स्मॉल m से शो किया करते थे, तो ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। एंड डी बाई यू, तो डी बाई यू जो था बच्चों, डी बाई यू ई देख सकते हैं आप, यू ई का मतलब आई पीस की बात चल रही है, तो ये आई पीस के लिए मैग्नीफाइंग पावर हो गई, है ना। आई पीस जैसा कि मैंने आपसे कहा है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या थी? डी अपॉन यू ई। सो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कौन बिहेव कर रहा है? आई पीस। तो एक्चुअली इसका मैग्निफिकेशन और इसकी मैग्नीफाइंग पावर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किसकी फॉर्म में आ गया है? मैग्नीफाइंग पावर की फॉर्म में। तो फाइनली हम मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला याद जरूर रखेंगे, दैट विल बी एम ओ इंटू कैपिटल एम ई,
ये एक छोटा सा फॉर्मूला हमें याद रखना है। दोनों के मैग्नीफिकेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव का तो मैग्नीफिकेशन लेना है और आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर लेनी है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो इन दोनों पर हमें विचार करना है। अब इनकी वैल्यूज हम लिखा कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचें। एम ई की बात तो मैं कर ही चुका कि एम ई की बात ये रही है ना, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया डी बाई यू ई, और जब इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी फाइनल इमेज तो डी बाई एफ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। जब नियर पॉइंट पर इमेज को बनाएंगे फाइनल इमेज को तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस डी बाई एफ। ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप की नॉलेज से अपने साथ लेकर आए हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है इस एम ओ की कि इस एम ओ को कैसे लिखा करेंगे। तो एम ओ है इस लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, जिसको हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहा करते थे। इसके 3 फॉर्मूले में आपको लेंस में समझाया करता था, उन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला इसका होता था v बाई यू, पर ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए लिख रहे हैं तो वी ओ अपॉन यू ओ। अगर v और u आपके पास नहीं है, u और f हैं, तो इसका फॉर्मूला होता था एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू, एफ अपॉन एफ प्लस यू। और अगर f और v की फॉर्म में लिखना चाहें आप तो इसको लिख सकते हैं एफ ओ माइनस वी ओ एंड अपॉन एफ ओ। पर बच्चों आपको याद है ना, जब भी हम लेंस फार्मूला या लेंस के मैग्निफिकेशन के इन फार्मूलों में से कोई भी एक फार्मूला यूज करते हैं तो इसमें जो वैल्यूज पुट करते हैं वो विद प्रॉपर साइन पुट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए जब भी आपको एक फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला है ना, तो इसमें इन सबकी वैल्यूज को विद साइन पुट करना है। जैसे मान लीजिए कि आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आ जाएगी, पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इसके इस तरफ है जबकि लाइट चल रही है इस तरफ, तो यूओ की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो यूओ की वैल्यू विद साइन आप पुट करेंगे माइनस के साथ और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन सब की वैल्यूज विद साइन पुट करके आप एम ओ को कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन अलग से कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आईपीस को माइक्रोस्कोप की तरह मानकर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नेट मैग्नीफाइंग पावर होगी। यहाँ पर एक बात हम और डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर ट्यूब लेंथ क्या है। ट्यूब लेंथ का मतलब होता है दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट विल बी वी ओ प्लस यू ई, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ विल बी एल इक्वल्स टू वी ओ प्लस यू ई, इसको भी आप याद रख लेंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव से तो इमेज डिस्टेंस और फिर इसी की डिस्टेंस आई पीस से यू ई, वी ओ प्लस यू ई। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे पास हो गए, दिस एंड दिस। अब बच्चों इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है इसकी 2 लिमिट्स हो सकती हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की हम बात कर सकते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेंज करके, इस लेंस को इस तरह से मूव करके हम इस यू ई को चेंज कर सकते हैं, और यू ई को चेंज करने पर मैग्नीफाइंग पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये यू ई चेंज होगा तो मैग्नीफाइंग पावर इसकी चेंज हो जाएगी एम ई, जिससे ये नेट मैग्नीफाइंग पावर भी चेंज होगी। तो इसकी 2 लिमिटिंग केस कौन कौन से होंगे, एक जब हमें मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए हो, और दूसरा जब हमें मिनिमम चाहिए हो। हमें मैग्निफिकेशन मैक्सिमम चाहिए हो चाहे आंखों में कितना भी स्ट्रेस हो, तो ऐसा हमें तब मिलता है जब हम फाइनल इमेज को कहाँ बनाते हैं, नियर पॉइंट पर। और दूसरा केस जब हमारी आंखें रिलैक्स हो और मैग्निफिकेशन उस केस में फिर हमें मिनिमम मिलता है, वो केस कौन सा होता है, जब हमारी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है। तो मैं बारी बारी से इन दोनों केसेस को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो केस फर्स्ट तो हो जाएगा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। इस केस को हम क्या कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे मोस्ट रिलैक्स्ड आईज। हमारी आंखें मोस्ट रिलैक्स्ड हैं, उन पर कोई स्ट्रेस नहीं है। इसी अरेंजमेंट को हम नॉर्मल विजन भी कहते हैं, इसी को नॉर्मल विजन भी कहा जाता है। तो बच्चों फाइनल इमेज हमारी बननी है कहाँ पर, इनफाइनाइट पर। फाइनल इमेज किसने बनाई थी, आईपीस ने। तो आईपीस अपनी इमेज कहाँ बनाएगा, इनफाइनाइट पर, यानी कि इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस शुड बी इनफाइनाइट। पर आप जानते हैं कि इमेज इनफाइनाइट पर कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस शुड बी फोकल लेंथ, यानी कि एफ ई। तो ऐसा तब होगा जब यू ई की वैल्यू एफ ई के इक्वल होगी। और अब हम मैग्नीफाइंग पावर और ट्यूब लेंथ लिख सकते हैं। जैसे अगर मैग्नीफाइंग पावर लिखना चाहें कि इस अरेंजमेंट में मैग्नीफाई पावर क्या होगी, एम इनफाइनाइट।
आप जानते हैं कि मिनिमम होगी, है ना, क्योंकि आंखें तो रिलैक्स हैं मगर मैग्नीफिकेशन हमें मिनिमम मिलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला था वो हमारे पास अभी अभी हमने देखा कि मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, ठीक है ना। ऐसे ही हमें फॉर्मूला याद रखना है। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, इसके लिए तो तरीका वही है। इसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, वही VO अपॉन UO, या फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे FO अपॉन FO प्लस UO, और या फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे FO माइनस VO अपॉन FO। डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ दी गई है, पर इसको यूज़ करते टाइम पर हम ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो विद प्रॉपर साइन पुट करनी है। दूसरी बात, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, इसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, और जब हमारी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर हुआ करती थी D/F, तो D/F, तो ये आईपीस है तो F की जगह FE। तो एक्चुअली इस केस में हमें मैग्नीफाइंग पावर मिल गई है M इनफाइनाइट इक्वल्स टू, अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं VO अपॉन UO और इसको लिख दूं D/F, तो ये D/FE। और यहाँ पर बच्चों हम एक माइनस साइन भी लास्ट में हम लगा सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये जो फाइनल इमेज थी वो इन्वर्टेड थी, तो फाइनली जो मैग्नीफाइंग पावर हमें मिली होगी वो नेगेटिव मिली होगी। हम जब इसकी विद साइन वैल्यूज पुट करेंगे प्रॉपर, तो एक माइनस साइन लास्ट में रिजल्ट में जरूर अपीयर होगा। पर मैं आपसे कह रहा हूँ हम अलग से जानते हैं कि इन्वर्टेड इमेज है तो हम लास्ट में अलग से माइनस लगा सकते हैं और ये वैल्यूज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए ट्यूब लेंथ की भी बात कर लें। इस केस में ट्यूब लेंथ क्या होगी, तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला भी मैं आपको समझा रहा था कि ऑब्जेक्टिव से तो इमेज डिस्टेंस यानी कि VO और प्लस आईपीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि UE। तो यहाँ पर VO तो वही रहेगा, एज इट इज लिख देंगे, मगर UE के बारे में हमें पता चला है कि वो FE के इक्वल हो गया है। तो इस केस में ट्यूब लेंथ को हम इस तरह से लिखेंगे। अब FE तो आईपीस की फोकल लेंथ है ही, पर VO को हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो VO को कैलकुलेट करने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। लेंस फॉर्मूला यानी कि 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO। और जब भी लेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है तो विद प्रॉपर साइन वैल्यूज पुट की जाती हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव में पुट करेंगे। UO यहाँ पर नेगेटिव होगा क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, UO की वैल्यू माइनस में आएगी, तो विद साइन वैल्यूज पुट करके हम VO को कैलकुलेट कर लेंगे, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, उसमें FE को ऐड करेंगे और इससे हमें ट्यूब लेंथ मिल जाएगी। तो ये था वो केस जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पर। अब सेकेंड केस हो सकता है व्हेन final image is formed at near point, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फाइनल इमेज बने। इस अरेंजमेंट में हम कहते हैं कि हमारी जो आईज हैं वो मोस्ट स्ट्रेस्ड आईज हैं, मोस्ट स्ट्रेस्ड आईज। और इस केस में हम जानते हैं कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वो मैक्सिमम मिलेगा। सो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए ये अरेंजमेंट होता है। अच्छा अब देखो फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस बनाता है, और फाइनल इमेज कहाँ बनानी है, नियर पॉइंट पर। इसका मतलब है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस शुड बी नियर पॉइंट की डिस्टेंस यानी कि D। तो D यानी कि 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पर बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था आपको कि इमेज जो है वो D पर तब बनती है जब ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा जाए। तो आईपीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर्टिकुलर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए DF अपॉन D प्लस F, ठीक है ना, F की जगह FE क्योंकि आईपीस की है ये इमेज। तो हमें जो आईपीस का ऑब्जेक्ट है, आईपीस का ऑब्जेक्ट कौन था, जो ऑब्जेक्टिव की इमेज थी, तो उसको आईपीस से इस डिस्टेंस पर बनाना होगा, तभी हमारी फाइनल इमेज जो है वो नियर पॉइंट पर बन पाएगी। अब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर को हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर इस केस में मैक्सिमम होगी और इसको हम MD से भी शो कर सकते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला हमने याद किया है MO इंटू M कैपिटल ME। MO को हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वही 3 फॉर्मूले VO अपॉन UO, ठीक है ना। और
बाकी के 2 फॉर्मूले भी ये हैं। इनमें से जो भी फॉर्मूला हम लगा सकें उसको यूज़ करके एम ओ को कैलकुलेट कर लेंगे। एम ई के लिए मैंने कहा कि सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, और इस नियर पॉइंट वाले अरेंजमेंट में इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी हमने, 1 प्लस डी बाई एफ। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारी मैग्नीफाइंग पावर हो गई। तो एम मैक्सिमम यानी कि एम डी इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहां भी हम एक माइनस का साइन अलग से पुट कर सकते हैं बच्चों। अगर ऑप्शंस में आपको कैलकुलेशंस में प्लस और माइनस के साथ ऑप्शन हो तो आप माइनस वाले को आंसर देंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। इस केस में ट्यूब लेंथ को कैसे लिखोगे? ट्यूब लेंथ का जनरल फॉर्मूला था वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई। तो यहाँ भी वी ओ को तो हमें कैलकुलेट करना होगा लेंस फॉर्मूले की हेल्प से, और यू ई की वैल्यू हम पुट क्या कर देंगे, ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू जो कि है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। ये इस केस में ट्यूब लेंथ हो जाएगी। ट्यूब लेंथ जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो वी ओ कैलकुलेट करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको हम लेंस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो यू ओ और एफ ओ की वैल्यूज विद साइन पुट करके वी ओ को कैलकुलेट कर लेंगे, उसको यहाँ पुट कर देंगे। बाकी के फॉर्मूले में हमें साइन पुट नहीं करने हैं, क्योंकि साइन को कंसीडर करके हमने स्पेशल केसेस के लिए ही इनको कैलकुलेट किया था। जस्ट जहाँ पर भी हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे या लेंस के मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, वहीं पर हम विद साइन वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 2 स्पेशल केस हैं इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। अब इन फॉर्मूलों में भी कई बार एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया जाता है, उसको हम थोड़ा सा समझें। देखो क्या अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया जाता है। अगर हम वापस से शीट को देखें तो आप देख सकते हैं एक बात कि यहाँ पर ये जो यू ओ है ये ऑलमोस्ट एफ ओ के इक्वल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो फोकस के जस्ट आगे रखा है, थोड़ा सा आगे। तो यू ओ इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एफ ओ। पहला अप्रॉक्सीमेशन तो हम ये यूज़ करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्यूब लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और इसकी जो इमेज बनती है वी ओ डिस्टेंस पर, ये जो इमेज बनी है ये एक्चुअली इस लेंस के काफ़ी क्लोज होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और उसके अंदर अंदर हम इस इमेज को कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ट्यूब लेंथ वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू वी ओ के इक्वल होती है। यहाँ तो हमें ऑलमोस्ट इक्वल नज़र नहीं आ रही है, मगर प्रैक्टिकली ये जब अरेंजमेंट होता है तो इस ट्यूब लेंथ के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है वी ओ। तो कई बार हम यू ओ और वी ओ को अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लिख लेते हैं, यू ओ को तो एफ ओ के इक्वल और वी ओ को ट्यूब लेंथ के इक्वल। और क्वेश्चन में अगर ये ट्यूब लेंथ हमें दी हो तो उसको हम अप्रोक्सीमेशन करके वेरियस कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर लेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कई बार क्वेश्चंस में एक अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन? पहली चीज मैंने आपसे कही कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल है उसी की फोकल लेंथ के, यानी कि एफ ओ के इक्वल इसको हम लिख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि वी ओ को लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली ट्यूब लेंथ के इक्वल, है ना, इसको हम ट्यूब लेंथ के इक्वल लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों अप्रोक्सीमेशंस को मैं यूज़ करूं फॉर्मूलों में, जैसे मैग्नीफाइंग पावर का अगर फॉर्मूला हम देखें तो m का जनरल फॉर्मूला था हमारे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव के मैग्नीफिकेशन को हम लिख रहे थे वी ओ अपॉन यू ओ, और इस एम ई को हम लिख रहे थे डी बाई यू, यू थी यू ई। एक माइनस का साइन अलग से मैं पुट कर रहा था क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करने के बाद इस m को हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने आपसे कहा है कि वी ओ को तो हम मान लें ट्यूब लेंथ, तो इसको तो लिख देंगे L, और यू ओ को हम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू लिख दें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, साथ में आ जाएगा ये डी बाई यू। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया मैग्नीफाइंग। तो ये 2 स्पेशल केस हैं, उनकी भी बात की जा सकती है। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है तो हम इसको एम इनफाइनाइट कह दें, तो पहली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी माइनस एल अपॉन एफ ओ, पर ये था सिंपल माइक्रोस्कोप तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर इनफाइनाइट वाले केस में हो जाती है डी बाई एफ। इसी तरह से मैग्नीफाइंग पावर जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बनती है जो कि मैक्सिमम वाली होती है, तो पहली टर्म को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस एल अपॉन एफ ओ, और सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर को इस केस में हम लिखा करते हैं 1 प्लस
D/F। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले हमारे पास ये आ जाएंगे। और यहाँ से आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा कि FO और FE की वैल्यूज़ जितनी कम होंगी हमें मैग्नीफाइंग पावर्स उतनी ही ज़्यादा मिलेंगी। और यही रीज़न है कि यहाँ पर हम जो लेंस यूज़ करते हैं वो कम फोकल लेंथ का ही यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार अच्छे से देखें, तभी आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसमें जो फॉर्मूले हैं, स्पेशल केसेस हैं, उनको कैसे लिखेंगे उसको बहुत अच्छे से सीखें। और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको दिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स को ज़रूर आप करें एक बार, तब जाकर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में बैठ पाएंगे।